हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप एएमयू या जीएमआई की तैयारी करना चाह रहे हो क्लास 11th के लिए, तो आप बिल्कुल बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि जितने भी आपके एएमयू जीएमआई में क्वेश्चन आएंगे, देखना आपको इस नोट से बाहर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो आज आपका डे नंबर 6 है। डे नंबर 5 तक अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे आप कंप्लीट कर लेना, देन यहाँ पे आना, ठीक है भाई। तो आज आपका डे नंबर 6 से मैं कौन सा चैप्टर लेकर आया, बहुत ही आसान सा, बहुत ही हलवा सा चैप्टर लेकर आया हूँ, जो है आवर इन्वायरमेंट। ठीक, इसे आपको ईजिली, बहुत आसान चैप्टर है, इसे आराम से करना विदाउट स्ट्रेस लिए हुए। सिंपल सा रूल आपको क्या फॉलो करना होता है, मैं फिर से एक बार बता दूं आपको। क्या करना है, वीडियो को सब जैसे क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने जो बताया और आपने जो किया तो वो सही है या गलत है, ठीक है भाई। बस इतना काम करना है, इससे ज़्यादा आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं इस चैप्टर में। आते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म इन्वायरमेंट, जो टर्म इन्वायरमेंट होता है ना, जो आपका चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट, ये बताओ ये रेफर किसको करता है। ओनली द लिविंग कंपोनेंट, ओनली द नॉन लिविंग कंपोनेंट, या बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, या ओनली ह्यूमन मेड एलिमेंट। सिंपल सा बात है, इन्वायरमेंट के अंदर आपका लिविंग थिंग भी होते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग दोनों होते हैं। सिर्फ क्या ओनली लिविंग होते हैं? नहीं, ओनली नॉन लिविंग तो नहीं। एक चीज़ और यहाँ से जान लो, जो लिविंग होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं। लिविंग को क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं। और नॉन लिविंग को हम क्या बोलते हैं, ए बायोटिक बोलते हैं। ए बायोटिक, ए बायोटिक, ठीक है। लेकिन आपका जो इन्वायरमेंट रेफर करता है उसके अंदर आपको बायोटिक भी होते हैं ना, ए बायोटिक। यहाँ पे अगर दे देता बोथ बायोटिक एंड ए बायोटिक, वो भी सही होता है। तो लिविंग को क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं, और नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं, ए बायोटिक बोलते हैं। बिल्कुल दोनों बात सही होता है। तो फिलहाल का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया और ईमानदारी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बायोटिक। देखो ए बायोटिक का एग्जाम्पल पूछा है। ए बायोटिक का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। मैंने अभी क्या बताया, ए बायोटिक का मतलब लिविंग या नॉन लिविंग। ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। इसमें से पूछा है बताओ मुझे नॉन लिविंग का, नॉन लिविंग क्या है, क्या प्लांट लिविंग है या नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है नहीं यार, ये तो आपका बायोटिक हो गया, लिविंग होता है ये। लिख दूँ क्या, मैं तो जानते हो गया, छोटी छोटी बात है। ये भी लिविंग हो गया, एनिमल क्या है, लिविंग हो गया, और बैक्टीरिया क्या, ये भी लिविंग होगा। मतलब ये सारे के सारे आपके क्या है, बायोटिक हैं। ये कैसा, किसका एग्जाम्पल है, बायोटिक का एग्जाम्पल है। बायोटिक बोले तो लिविंग, ये भी कैसा, बायोटिक है। आपसे पूछा गया है मुझे ए बायोटिक का बताओ, तो ए बायोटिक क्या है, वाटर। जो वाटर है वो आपका ए बायोटिक है, मतलब नॉन लिविंग है। तो वाटर को चलते हुए देखे हो कभी, अरे बहता है, चलता नहीं है भाई वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। द क्वालिटी ऑफ एयर, क्या पूछा है, द क्वालिटी ऑफ एयर ऑफ एन एनवायरनमेंट अफेक्टेड बाय, जो एयर में, हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है वो किससे इफेक्ट होता है। क्या वो इंडस्ट्रियल से इफेक्ट होता है, बिल्कुल इंडस्ट्री से इफेक्ट होता ही होता है। व्हीकल से, बिल्कुल, या व्हीकल से धुआं वगैरह निकलता है उससे भी इफेक्ट होता है। क्या वो नेचुरल फॉरेस्ट से इफेक्ट होता है, नहीं यार, फॉरेस्ट वगैरह तो हमारे इन्वायरमेंट को फ्रेश करता है, ना कि एयर को इफेक्ट करता है, उसको कहता है फ्रेश करता है ना। तो इस फ्रेश कैसे करता है, जैसे आप, जैसे कोई प्लांट वगैरह होता है, वो CO2 क्या करता है, CO2 को ऑब्जॉर्व कर लेता है ना, CO2 को ऑब्जॉर्व करता है, CO2 को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, एंड क्या करता है वो O2 को एयर में क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो ये तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद चीज़ हुआ ना। तो फॉरेस्ट तो कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो हमारे इन्वायरमेंट को फायदा मतलब इंक्रीज करता है, उसकी क्वालिटी को और बिल्डअप करता है। तो ये तो गलत बात है। तो हाँ, ए एंड बी दोनों ऐसी चीज़ें, जो इंडस्ट्री हो गया, आपका व्हीकल्स हो गया, ये दोनों हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और एकदम थ्योरेटिकल है, तो नॉर्मल बात है ना भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, विच गैस इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द ग्रीन हाउस गैस। सिंपल से बात है भाई मेरे, पूछा इसमें से ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है। तो क्या ऑक्सीजन का होता है, नहीं है, ऑक्सीजन का कुछ लेना देना है नहीं है। किसका होता है, जल्दी से बोल दो, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये सबसे ज़्यादा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, आपसे पूछा जाता है बताओ, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, ग्लोबल, है ना, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बस क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। और तो आर्गन है, आर्गन बताओ यार, इनर्ट गैस है यार। नाइट्रोजन का क्वांटिटी हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, कितना परसेंट होता है, 78% होता है। ठीक, ये सब पता होना चाहिए आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज प्राइमरी काउज बाय, जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन बताओ किसकी वजह से काउज होता है ना, क्यों, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से काउज होता है ना। क्या होता है, डिप्ली किसकी वजह से होता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है या CFC। सिंपल सा बात है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो हमारे ओजोन लेयर को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। आप बताओ ये जो अफेक्ट करता है कौन, लिथोस्फीयर या एटमोस्फीयर, कहाँ पे करता है, ये ना ही लिथोस्फीयर ना ही एटमोस्फीयर, कौन से स्टेटो का क्या बोलते हैं उसको, स्टेटोस्फीयर है ना, स्टेटोस्फीयर लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ।
स्ट्रेटोस्फीयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर जो आपका लेयर होता है ना वहाँ पे ये इफेक्ट करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, आई होप कि आपको बन गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 से देखो क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरिया इज मेनली ड्यू टू, बताओ एयर पोल्यूशन क्यों होता है अर्बन एरिया में। क्या एक्सेसिव रेनफॉल, नहीं यार, रेनफॉल अगर होता तो एयर को फ्रेश कर देता है इसके वजह से, तो बिल्कुल ये गलत बात है। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल, बिल्कुल यही तो मैंने बताया था, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। देखो बहुत ही इजी चैप्टर, इसलिए ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है भी नहीं, आपको ऑलरेडी सब जानते हो। आपको सिंपल सा चैप्टर में देखो क्या करना है, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है भाई। उसके बाद आप मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये क्वेश्चन कर लीजिए और पीवाईक्यू कर लीजिए, इतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं होगी इस चैप्टर के लिए, ठीक है। इतना कर लें मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन एनसीईआरटी को 1-2 बार से पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी आपका लाइन यहाँ पे उठ के आ जाता है, तो इतना करो बस, मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, वाटर पोल्यूशन इज ऑफन कॉज, सिंपल सा पूछा, बताओ वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से कॉज होता है। क्या इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, बिल्कुल इंडस्ट्रियल की वजह से होता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, बिल्कुल इसकी वजह से होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या क्या यूज़ करते हो पता है आपको, एग्रीकल्चर से फर्टिलाइजर यूज़ करते हो, क्या क्या यूज़ करते हो, फर्टिलाइजर यूज़ करते हो, पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, इसकी वजह से भी तो भाई आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है वाटर, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वाटर में जाना है ना, ये पानी में जाएगा, तालाब वगैरह में जाएगा, रिवर में जाएगा, तो वहाँ इफेक्ट होगा। तो बिल्कुल एग्रीकल्चर की वजह से भी होता है ना, देखो लिख दिया फर्टिलाइजर की वजह से। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, बिल्कुल ये सब की वजह से आपको क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। मेरे से अच्छे आपको ये सब पता होगा, मेरे अच्छे से लेवल पे है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या, सॉइल पोल्यूशन इज प्राइमरी द रिजल्ट ऑफ, सिंपल सा है, बताओ सॉइल पोल्यूशन जो होता है वो किसका रिजल्ट होता है। सिंपल सी बात है, जल्दी बोलेंगे आप। क्या वो नेचुरल सॉइल फॉर्मेशन इसकी ये होता है, या ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका करेक्ट है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, इसकी वजह से आपका क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। क्योंकि देखो फर्टिलाइजर वगैरह जो होता है वो कहाँ पर यूज़ करते हो, सॉइल में यूज़ करते हो, है ना। और पेस्टिसाइड कहाँ यूज़ करते हो, ये भी पेस्टिसाइड कहाँ यूज़ करते हो, ये भी आप सॉइल में यूज़ करते हो। तो बिल्कुल ये दोनों किसको इफेक्ट करेगा, ज़्यादातर मेनली किसको इफेक्ट करेगा, सॉइल को इफेक्ट करेगा, उसके साथ साथ ये वाटर को इफेक्ट करता है, उसके साथ साथ ये किसको इफेक्ट करता है, एयर को भी इफेक्ट करता है। लेकिन जो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो होता नहीं यार, ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो इसमें तो हमारे सॉइल को इम्प्रूवमेंट करता है, इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, नेचुरल सॉइल फॉर्मेशन नहीं, इस वजह से वैसा कुछ नहीं होता है। रेन वाटर, बिल्कुल रेन वाटर वगैरह से कुछ नहीं होता है सब चीज़, ठीक है भाई। ये सब चीज़ आपको आई होप कि अच्छे से पता होगा, नहीं पता था देख लो। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिफाइंड इज वंडर, सिंपल सा है, रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, जो कि जिसको हम रिप्लेस कर सके। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या कर सके भाई, जिसको हम रिप्लेस कर सके, ठीक है। रिप्लेस मतलब उसको हम दोबारा बना सके खुद से, तो ये क्या होता है, कैन बी रिप्लेस नेचुरली ओवर टाइम, बिल्कुल ये बात क्या सही है, हाँ यही है, जिसको हम क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। और इट इज़ अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, हाँ ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। तो इन ये दोनों ऑप्शन इसमें मेरे को सही लग रहा है। लेकिन अगर बेस्ट ऑप्शन देखो तो बेस्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम में कोई एक ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, कैन नॉट रिप्लेस नहीं, इट इज़ मेड नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ए एंड बी दोनों करेक्ट है, लेकिन आप बेस्ट ऑप्शन इन दोनों में देखना चाहोगे तो ऑप्शन नंबर ए है बेस्ट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बोचा है इसमें बताओ कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते ओवर टाइम, है ना, बहुत जल्दी। जैसे कि आप सोलर एनर्जी बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो, ये आपका रिन्यूएबल का एग्जाम्पल हो गया। तो विंड एनर्जी रिन्यूएबल का हो गया, बायो मास आपका रिन्यूएबल का एग्जाम्पल हो गया। आपका जो कोल होता है ना, ये कैसा होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। ये देखो ये इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, मतलब कि आपका ज़िंदगी, हम सबका ज़िंदगी कई बार आगे चला जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर, सोचो मिलियन साल, महीने 2 महीने और साल की बात नहीं हो रही, हमें मिलियन की बात हुई थी। कोल को बनने में, फॉर्मेशन होने में इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये सब सारी चीज़ें ना, कार्बोनाइजेशन प्रोसेस होता है, आपने ऑलरेडी 8th क्लास में पढ़ा होगा ये सारी बातें। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। जिसको हम जल्दी रिप्लेस नहीं कर सके आपका नॉन रिन्यूएबल हो सकता है, और जिसको हम रिप्लेस कर सकते हो आपका रिन्यूएबल होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें देखो सोलर आपका क्या हो गया, रिन्यूएबल हो गया, विंड एनर्जी क्या होगा, रिन्यूएबल, बायोमास होगा रिन्यूएबल। तो आपसे पूछा मुझे नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल बता दो, तो क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन में 11। क्वेश्चन में 11 है बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो को सिंपल से आप पॉज करते जाइए, आप खुद पहले ट्राई कीजिए, हाँ भाई मेरे। देखो बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिस्क्राइब, बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते थे, बताओ। द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन इकोसिस्टम, उसके बाद द वेराइटी, बिल्कुल ये बात मुझे सही लग रहा है, डिफरेंट वेराइटी जो होता है स्पीसीज के, तो अगर वो हमारे इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। द वेराइटी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद इन स्पीसीज, बिल्कुल ये बात मेरे को सही लग रहा है।
द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम। अरे यार सब चीज़ तो बात तो वही घुमा फिरा कर बात एक ही कर रहा था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ये। इसका ऑप्शन नंबर डी बायोडाइवर्सिटी का जो है डिस्क्राइब इसको कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तो हमारे इकोसिस्टम अलग अलग क्या होते हैं, स्पीसीज होते हैं, बिल्कुल वो सबको मिला तो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। उसी टाइप से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह भी तीन स्पीसीज बोल दिया था, बिल्कुल सही बात है। और वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम बिल्कुल सही बात है। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, डाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डिफोरेस्टेशन प्राइमरी लीड टू द डिफोरेस्टेशन जो होता है वो प्राइमरी किसको लीड करता है, जल्दी बोलें। क्या वो इंक्रीज ऑक्सीजन प्रोडक्शन, नहीं यार, डिफोरेस्टेशन ये तो एफोरेस्टेशन की वजह से होता है ना इंक्रीज, ये तो इंक्रीज नहीं करेगा ऑक्सीजन प्रोडक्शन, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ना कि इंक्रीज करेगा। इम्प्रूव हैबिटेट ऑफ लाइफ, नहीं ये इम्प्रूव नहीं करता, ये उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। इनहेंस वाटर रिटेंशन, नहीं इनहेंस नहीं करता, ठीक है, ये भी गलत बात है। तो डिफोरेस्टेशन सिंपल से क्या करता है, सॉइल एरोजन करता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी करता है। बिल्कुल मेरे से अच्छे लेवल आपको ये सब चीज़ पता होगा। तो क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, सॉइल एरोजन है ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी करता है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। एसिड रेन इज काउज बाय द प्रेजेंस ऑफ, सिंपल से पूछा भाई एसिड रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो एसिड रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी से बता दो मेरे बच्चे, जल्दी बोलो, इतना टाइम लगाओगे। क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, मीथेन, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मसला ही नहीं है, ऑक्सीजन का कोई मसला ही नहीं है, वो जोन का तो कोई मसला ही नहीं है। सिंपल से याद कर लेना, जो एसिड रेन होता है उसके अंदर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों गैस होता है। दोनों आप याद कर लेना, या तो कभी दोनों एग्जाम्पल में गिवन होता है, कभी कोई एक गिवन होता है। तो जैसा गिवन होगा उसी अकॉर्डिंग हम आंसर लगाएंगे। आपको यहाँ पे ये भी दे सकता था, ए नंबर पे देता है आपको सल्फर डाइऑक्साइड और बी नंबर में क्या देता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड देगा, और ऑप्शन सी में दे देगा बोथ। तो अब बोथ लगाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप दोनों याद कर लेना। तो एसिड रेन में कौन कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है मेरे भाई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 में देखो बहुत ही प्यारा, ये चैप्टर बहुत आसान है, सिंपल सा, एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ लेना आप, ठीक है। उसका ये मेरे इस लेक्चर को 2-3 बार में रिपीट कर लेना, आधे घंटे के अंदर आई होप कि ये कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी इसमें नहीं जाएगा, ठीक, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है ना। देखो रिसाइकलिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, रिसाइकलिंग जो होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, बताओ रिसाइकलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई पूछा, वाई मुझे वाई बताओ क्यों है इम्पोर्टेंट। क्या वो इंक्रीज करता है पोल्यूशन को, नहीं यार, ये तो पोल्यूशन को डिक्रीज करता है। हैज़ नो इम्पैक्ट, बिल्कुल इम्पैक्ट है इसका एनवायरनमेंट पे। प्रोमोट डिफोरेस्टेशन, नहीं, ये प्रोमोट क्यों करेगा डिफोरेस्टेशन को भाई, ये तो डिफोरेस्टेशन को प्रोमोट करेगा ना, जो उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक, सिंपल सा है। रिसाइकलिंग से हमारा क्या होता है, रिड्यूस वेस्ट हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, एंड कंजर्व होता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, इस वजह से हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। सिंपल सी बात है, आज के क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब, पूछा है बेस्ट डिस्क्राइब, वर्ड पे ध्यान देना, बेस्ट पूछा है, बताओ क्या हो जाएगा। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल गलत बात। क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल गलत बात। डेवलपमेंट विद, नहीं, ये सब गलत है यार, है ना, सिंपल सा है। डेवलपमेंट डेट मीट करेंट नीड विदाउट क्या है, कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन है। डेवलपमेंट डेट मीट करेंट नीड है, हमें हमारा डेवलपमेंट किसी करेंट नीड हमारा पूरा हो, ठीक है, लेकिन हम क्या करें, फ्यूचर जनरेशन को हम क्या करें, उसको हम क्या नहीं करें, विदाउट कंप्रोमाइज, उसको हम कंप्रोमाइज ना करते हैं, हमारा क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन आपको आता होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन मेथड, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या है, इसमें से क्या है, कारपूलिंग है, या यूजिंग प्राइवेट फॉसिल, नहीं, या फॉसिल फ्यूल वगैरह हटा दो। एक्सेसिव एयर ट्रेवल, नहीं भाई। यूजिंग नॉन मेंटेन्ड, अरे यार ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो बताओ इसमें से सही बात क्या है, कारपूलिंग होता है ना, कारपूलिंग जो होता है वो आपका इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मेथड है। कारपूलिंग मेथड में बताओ क्या होता है भाई, जल्दी बोलो। इसमें क्या होते हैं ना, इसमें नंबर ऑफ व्हीकल से क्या होता है, डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ व्हीकल से क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर नंबर ऑफ व्हीकल से अगर इसमें डिक्रीज हो जाए ना, कम से कम नंबर ऑफ व्हीकल्स यूज करनी चाहिए, अगर वही डिक्रीज होगा तो आपको क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली मेथड, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। द टर्म कार्बन, है ना, कार्बन फुटप्रिंट, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सब स्टार लगा लेना आप, है ना। तो क्या है, द टर्म कार्बन फुटप्रिंट रेफर टू, जो टर्म होता है कार्बन फुटप्रिंट, बताओ वो किसको रेफर करता है। क्या वो रेफर करता है द फिजिकल इम्प्रिंट ऑफ द फूड मेड बाय कार्बन, अरे क्या है, तो पता नहीं क्या दे दिया ये। द एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, नहीं। क्या होता है, द मेजर बाय, बिल्कुल ये सब गलत है यार। क्या है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज बाय इंडिविजुअल, और सिंपल सा है, कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है किसी भी इंडिविजुअल से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से
तो उसको हम क्या, और है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। तो सिंपल सा है डेफिनेशन, आप इसको याद कर लेना अच्छे से, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। क्या, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलीज हो रहा है ना किसी भी इंडिविजुअल से, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड याद कर लेना ना, फुटप्रिंट इंडिविजुअल याद कर लेना, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, विच प्रैक्टिस हेल्प रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, इसमें से कौन सा प्रैक्टिस है जो कि रिड्यूस कर रहा है किसको, वाटर पॉल्यूशन को। क्या फूड इरिगेशन, सॉरी फ्लड इरिगेशन, क्या फ्लड इरिगेशन वाटर पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, नहीं यार। फ्लड से तो हमारा पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे कितने गंदे गंदे पानी आते हैं ना, पता आपको कहाँ कहाँ से आता है भाई। तो ये तो भाई बिल्कुल ये रिड्यूस नहीं करे तो इंक्रीज करेगा, गलत बात है ये। क्या ओवर इरिगेशन, बहुत ज़्यादा पानी डालते, जब इरिगेशन मतलब देखो, इरिगेशन मतलब क्या होता है, पानी डालना है ना। इरिगेशन मतलब किसी खेती वगैरह जब करोगे ना, उसको जब हम पानी जब वाटरिंग करते हैं ना, किसी प्लांट में वाटर वगैरह देते हैं, पानी डालते हैं, तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओवर इरिगेशन का, बहुत ज़्यादा पानी देते रहो, ये वाट रिड्यूस कर, अरे यार ये तो इंक्रीज कर देगा। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर विदाउट ट्रीटमेंट, अरे फर्टिलाइजर जहाँ वर्ड आया भाई वो तो इंक्रीज ही करेगा वाटर पोल्यूशन को, सॉइल पोल्यूशन, एयर सबको ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है, हर पोल्यूशन को। सिंपल सा है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन होगा। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, बहुत ही प्यारा सा है आपका, जो होता है ना, जैसे आप सपोज कि यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ड्रिप इरिगेशन क्या है। तो कोई आपका सपोज कि आपका क्या है, ये आपका प्यारा सा कोई भी प्लांट ले लो ना, ये उसका रूट है, ठीक, ये रूट है, और यहाँ पे आप क्या कर लो, पानी डाल लो, है ना। यहाँ पे एक सिस्टम लगा रखा है, ये देखो पाइप के थ्रू आया, और यहाँ पे इसके रट के पास क्या है, एक छोटा सा पाइप दे दो, ताकि यहाँ पे बूंद बूंद पानी से कहाँ पे गिर रहा हो, उसको रूट पे डायरेक्ट गिर रहा हो। तो ये मेरा कहलाता है ड्रिप इरिगेशन, और ये सबसे बेस्ट इरिगेशन मेथड होता है, जिसके अंदर सबसे खास बात तो ये है कि वाटर इसके अंदर थोड़ा भी लॉस नहीं होता है। तो हमारा वाटर क्या हुआ, यहाँ पे रिड्यूस होने से बच गया। वाटर अगर देखो, वाटर एक तो ज़्यादा लॉस हुआ नहीं, और वाटर ज़्यादा किसी कॉन्टेक्ट में है, तो क्या हुआ भाई, वाटर पोल्यूशन से बच गया। सिंपल सी बात है यार, ड्रिप सिस्टम है ना, ड्रिप इरिगेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तो आपको मेरे से अच्छे लेवल पे आता है। बताओ ई वेस्ट किसको बोलते हैं, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना। क्या ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम किचन, जो किचन से हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है उसको हम ई वेस्ट बोलते हैं, अरे नहीं। इंडस्ट्रियल नहीं, वेस्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट, अरे नहीं। सिंपल सा है, ई वेस्ट उसको बोलते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह होता है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनका जो सारी चीज़ें होती हैं ना, पार्ट वगैरह, तो ये हमारा कहलाता है ई वेस्ट कहलाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपको है ना, फ़ोन हो गया, जिस फ़ोन से आप अभी लेक्चर देख रहे हो, या कंप्यूटर से देख रहे हो, या लैपटॉप से देख रहे हो, ये सारा का सारा आपका क्या कहलाता है भाई, ये सब का सब क्या होता है, ई वेस्ट कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच इंटरनेशनल, देखो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें स्टार पॉइंटर लगा लेना। तो विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या है, एम टू क्या है, कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। सिंपल सा है, बताओ कौन सा एग्रीमेंट था इंटरनेशनल, क्या क्योटो प्रोटोकॉल था, बिल्कुल ये तो था। क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, बिल्कुल ये भी था। कि नहीं, ये नहीं था भाई, पेरिस एग्रीमेंट था ना, ये होप है ना, पेरिस था ना, है ना, पेरिस था, ये नहीं था। तो क्या था, पेरिस एग्रीमेंट था। तो क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, ये दोनों थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ करेक्ट है, तो डी आपका हो जाएगा। आपके एग्जाम में या तो सिर्फ ए दे रखा होगा, या तो सिर्फ सी दे रखा होगा, या दोनों दे रखा होता है। सिंपल है, या तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, या आपको इसमें से कोई एक देकर पूछ लेगा। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू, जो डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर का, बताओ किसके वजह से होता है। सिंपल सा बात मैंने पहले ही बता रखा, किसके वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कभी भी आ जाए तो हमेशा एंड देखो, हमेशा एंड क्या है, CFC आना चाहिए आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आपको देखो सिंपल सा इसका कभी डिफरेंस है, जामिया में तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है भाई। क्या पूछता है, CFC का मुझे भाई कुछ नहीं बता, फुल फॉर्म बता दो। तो क्या याद बोलना आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है, विच प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रिड्यूस द प्लास्टिक पोल्यूशन। इसमें से हमें कौन सा प्रैक्टिस को हमें ज़्यादा यूज मिलना चाहिए, जो कि आपका क्या करे, प्लास्टिक पोल्यूशन को क्या करे, रिड्यूस करे। क्या यूजिंग डिस्पोजल प्लास्टिक बैग, हमें क्या उसके लिए डिस्पोजल यूज़ करना चाहिए, नहीं। हमें डिस्पोजल क्यों यूज़ करूँ मैं, सिंपल सा बताओ क्यों यूज़ करेंगे, डिस्पोजल नहीं करना चाहिए। क्या रिसाइकलिंग एंड रीयूज प्लास्टिक, हाँ ये चीज़ हम अगर करें, रिसाइकलिंग करें और रीयूज़ करें किसको, प्लास्टिक, तो इससे हमारा क्या हो सके कि हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन रिड्यूस होने के चांसेस है। आगे देखो क्या है,
इंक्रीजिंग प्लास्टिक वेस्ट विदाउट रेट। अरे भाई विदाउट रेट मैंने कोई बात ही नहीं है। डंपिंग प्लास्टिक इन नहीं, ये सब गलत बात है। सिंपल सा है, हमें प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करना चाहिए और उसको हमें रिसाइकलिंग करते रहना चाहिए। हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा प्लास्टिक का जो पोल्यूशन होता है वो कम होने लगता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इसमें से बता, डायरेक्ट इफेक्ट पूछा भाई, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट, डरना नहीं है, डायरेक्ट पूछा तो क्या हो गया। तो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या है, इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। क्या इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी करता है? नहीं, वो तो सॉइल फर्टिलिटी को इनहेंस क्यों करेगा भाई? डिफॉरेस्टेशन क्या बढ़ाता है? नहीं यार, वो तो रिड्यूस करेगा यार। डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी को तो रिड्यूस करेगा, इनहेंस क्यों करेगा? इंक्रीज कार्बन क्या है, सिंक नहीं, वो इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता। इंप्रूव लोकल क्लाइमेट, अरे भाई कुछ भी इंप्रूव नहीं करता। डिफॉरेस्टेशन हर चीज़ को क्या करता है, डिप्रूव करता है, मतलब रिड्यूस करता है, इंप्रूव कुछ नहीं करता भाई साहब। सिंपल सा है, वो क्या करता है, सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ हैबिटेट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सॉइल इरोजन करता है और लॉस ऑफ हैबिटेट करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हेल्प इन द कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। सिंपल सा पूछा है, इसमें से हमको वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन सा मेथड हमें यूज़ करनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन यूज़ करना चाहिए इरिगेशन के लिए, बिकॉज ड्रिप इरिगेशन से हमारा वाटर लॉस ना के बराबर होता। मोस्ट अच्छा मतलब सबसे बेहतरीन जो इरिगेशन मेथड होता है, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इरिगेशन मेथड, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड। मॉडर्न में आपका क्या क्या आता है, स्प्रिंकल आता है, ड्रिप आता है। ट्रेडिशनल में क्या आता है, जल्दी बोलो, राहत पढ़ा होगा, ढेगली पढ़ा होगा, है ना, इस टाइप का चैनल पढ़ा होगा। ये सारे के सारे कुछ आपके मेथड थे, लेकिन उन सब में जो बेस्ट मेथड था 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, उस सब बेस्ट मेथड था आपका ड्रिप सिस्टम में। वही पूछा, बताओ इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करें हम किसको कंजर्व करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 25 पे पहुंच चुके हैं बहुत ही आसानी से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ तो नहीं है हमारे बच्चों को। कोई भी दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी हो तो बिल्कुल कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हो, सर हमें ये दुख है, ये परेशानी, ये तकलीफ है। अगर आपको वहाँ पे लिखने में दिक्कत हो तो मुझे आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। एक आदिर मेरा इंस्टाग्राम है, एक आदिर 374, ये मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस का कंसेप्ट का मतलब क्या है? क्या डोमिनेंस? नहीं यार, इसमें डोमिनेंस अनकंट्रोल, बिल्कुल हटा ऑप्शन। अरे भाई सिंपल सा, इकोलॉजिकल बैलेंस वर्ड आए ना, तो बैलेंस में आपको क्या करना होता है, दोनों को बराबर करो। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बराबर। सिंपल सा है, द इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। हम दोनों को क्या करें, इक्वल वेटेज देकर चलें। जितना इनको इन्वायरमेंट को वेटेज देना उतना ऑर्गेनिज्म को देना, दोनों को हमें बैलेंस सिंपल करके चलना है। इक्विलिब्रियम मतलब ना ज़्यादा ये हो ना ज़्यादा वो हो, तो दोनों को है ना एक सीक्वेंस में लेकर चलना है ना भाई, किसी को क्यों बढ़ाएं हम, सिंपल सी बात है। तो ऐसी वाली बात हो रही है ना। ऑप्शन एज ए करेक्ट। आते हैं 26 से, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मेजर कंट्रीब्यूटर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो सिंपल सा है, बताओ इसमें से कौन सा सेक्टर है जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर होता है किसको, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए। कौन सा होता है, जल्दी बोलो। क्या रिन्यूएबल एनर्जी होता है या मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज होता है? सिंपल सी बात है यार, ये कौन सा हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज वगैरह होता है तो वही तो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है। इंडस्ट्रीज की वजह से ही हमारा इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारा पोल्यूटेंट रिलीज होता है, वेस्ट वगैरह हम डिजनरेट कर देते हैं किसके अंदर वाटर के अंदर डाल देते हैं। इसका जो वेस्ट वगैरह होता था हमारा भाई इन्वायरमेंट है तो वाट लग जाती है इसकी वजह से, है ना। तो सिंपल सा बात है, इंडस्ट्री हो जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हमारा इन्वायरमेंट को भाई इंक्रीज करेगा, इको वगैरह मतलब फ्रेंडली, ठीक है। आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इफेक्ट द इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सा है जो कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। तो बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्या रिस्पिरेटरी डिजीज, क्या इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से रिस्पिरेटरी डिजीज होता है? बिल्कुल ये भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है? बिल्कुल होता है। एसिड रेन होता है? बिल्कुल होता है। इनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये चीज़ नहीं होता, ये तो इनहेंस नहीं होता, डिक्रीज होता। आपसे पूछा इसमें से इफेक्ट क्या नहीं होता है, तो भाई रिस्पिरेटरी डिजीज, बहुत सारे रिस्पिरेटरी डिजीज होता ही होता है। अब ये भी होता है, ये कौन सा नहीं होता है इफेक्ट, बताओ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बताओ किसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से होता है। अब मैंने अभी आपको बताया था ना कि एसिड रेन में कौन कौन सा गैस पाया था, जल्दी से आप एग्जाम्पल मुझे मतलब ए और दोनों का मुझे अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि सर एसिड रेन में ये गैस पाए जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करेंगे नंबर बच्चे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 पे फाइनली पहुंच चुके हैं। तो क्या है, व्हाट डज ई वेस्ट रेफर टू। सिंपल सा वही क्वेश्चन है, बताओ ई वेस्ट जो होता है वो किसको रेफर करता है। सिंपल सा बात है, क्या वेस्ट फ्रॉम
तो बताओ जल्दी, क्या बताया था मैंने आपको? ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो वेस्ट जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ई वेस्ट बोलते हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इससे जो जितने वेस्ट जनरेट होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे भाई मेरे? उसको हम ई वेस्ट बोलेंगे ना। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वेस्ट, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 to 29 क्या कह रहा है मेरे बच्चे? विच प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर द रिड्यूसिंग वन कार्बन फुटप्रिंट। इसमें से कौन सा प्रैक्टिस है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए? कार्बन फुटप्रिंटिंग क्या था कि कार्बन डाई मतलब CO2 का मतलब कितना रिलीज हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म, उसको हमको रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो, क्या करना चाहिए? यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस। बिल्कुल यार, यही बात सही है। हमें यूज़ करना चाहिए एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस, हमें यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या रिलायलिंग सोलेली क्या क्या दे रखा भाई? इग्नोरिंग एनर्जी कंजप्शन नहीं, ओवर यूज नहीं, ये सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर इज है करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो है का लास्ट क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कैन बी अचीव्ड थ्रू, है ना। क्या होगा जल्दी बोलो? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए हमें इसमें से किस चीज़ को हम यूज़ करें जो हमारा अचीव होता है? रिसाइकलिंग वेस्ट। बिल्कुल हमें वेस्ट को क्या करते रहना चाहिए? हमेशा रिसाइकलिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा एनवायरमेंट क्या होगा? कंजर्व होगा। प्लांटिंग करके हमें तो हर जगह ट्री लगाना चाहिए, है ना। जहाँ कहीं भी आपका एरिया खाली हो तो वहाँ पे हमेशा आपको क्या करना चाहिए? ट्री लगाना। जितना ज़्यादा ट्री लगाओ उतना ज़्यादा हमारा एनवायरमेंट कंजर्व होता है। यूजिंग रीनेबल रिसोर्सेज। बिल्कुल हमें रीनेबल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। और क्या जिसको हम रीयूज़ कर सकेंगे, जिसको हम रिप्रोड्यूस कर सकें, तो हमें वैसा यूजिंग उसको यूज़ करना चाहिए। तो देखा जाए तो आपका ऑल ऑफ द अबव, हमें ये तीनों चीज़ अगर हम अपनाते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। आप हमें ये बताएंगे आप कि आपको 30 में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है भाई। 30 में कितने मार्क्स आए हैं? देखो मेरे भाई, अब आपको करना क्या है? आपका बायो यहाँ पे होता है कंप्लीट, है ना। अब बायो हो गया आपका फुल्ली कंप्लीट, अच्छे लेवल पे हो गया है। आप बायो को, आप मेरी गारंटी है अगर आप बायो को अच्छे से कर ले तो मैंने जितना क्वेश्चन आपको करवाया है तो आप देखना कि अब मैंने जो बोला है और मैंने जो लिखा है और मैंने जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाया है उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ ना, देखो थोड़ा बहुत कंसेप्ट, मेरे कंसेप्ट बिल्कुल यही यूज़ होगा। क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न अलग हो सकता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन मैंने जो करवाया उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ईमानदारी से आप क्या करना है? अभी आपके पास टाइम है बिल्कुल। NCERT आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से। और आप क्या कीजिए, मेरा लेक्चर अटेंड कीजिए। आपको पता है मेरे लेक्चर आपको कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं? मोर देन 50+ क्वेश्चन बिल्कुल आपको मिल ही जाते हैं हर लेक्चर में। और साथ के साथ इसके बाद आपको क्या करना है? PYQ करना है। अगर आपका PYQ नहीं बनना तो मतलब आपने या तो NCERT पढ़ने में कहीं कोई कोताही की है, कोई कमी की है, या तो आपने लेक्चर सही से नहीं देखा था। आप सिंपल सा इस साइकिल को फिर क्या करें? रिपीट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर NCERT पढ़ेंगे, फिर मेरा लेक्चर अटेंड करेंगे, फिर आप PYQ करेंगे। इतना कर लो, मोर देन इनफ है। अभी आपके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। अब इतना करते रहिए ईमानदारी। 2-3 बार साइकिल को रिपीट कीजिए, लेक्चर को 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हैं आप चाहो तो। थोड़ा स्पीड बढ़ा कर देख लेना है। 15 मिनट पूरा एक चैप्टर देखो यार, कितनी कम टाइम में कंप्लीट करवाऊँ तो आधे घंटे भी नहीं लगे, चैप्टर निपट गए आपका, है ना। तो बिल्कुल कम टाइम में अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा। आप इतना ही मुझ पर बिलीव रखो। मैंने अभी 9th वाले को जो करवाया था मैं ना जामिया के अंदर, तो आपने देखा होगा शायद कि 25 में 24 क्वेश्चन हमारे नोट से थे जामिया क्लास 9th वाले के लिए, है ना। 25 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन साइंस के मैंने जो करवाया था, बस ऐसा ही क्वेश्चन मैं मास्टरिंग NCERT सीरीज ले गया था मैं उसके लिए। बिल्कुल सारे के सारे A to Z क्वेश्चन मेरे से थे। उसी टाइप से मैथ्स के 25 में से 22 क्वेश्चन हमारे नोट्स से थे, ठीक है। इसलिए आप बिलीव कर सकते हो, बिल्कुल आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपका शर्त क्या है? शर्त है कि आपको PYQ बिल्कुल करना है। आप इतना कर लोगे, आपको इन्हीं में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा नहीं जानना, भागना है ये चीज़ वो चीज़। यार लास्ट टाइम बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं। आप किसी एक चीज़ पर फोकस कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ 3 चीज़ फॉलो करो। पहला स्टेप NCERT पढ़ो, दूसरा स्टेप लेक्चर देखो, तीसरा स्टेप आप PYQ कर लो। बस इतना कर लो, मोर देन इनफ है। तो देखो आप चाहो तो कि आपको यहाँ पे फॉलो करना है इंस्टाग्राम, ये आपका ही पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है भाई। चिन्नू चौसे के लिए नाम से ही बना रखा है मैंने। अब इसे स्कैन करके वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जरूर पहुँचिए, आप उसे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इन फ्यूचर हमेशा के लिए मिलता रहेगा कुछ ना कुछ आपको, ठीक है भाई। और अगर आप वीडियो आपको कैसा लग रहा हो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और आपको आप फिजिक्स का लेक्चर चाहिए या केमिस्ट्री का लेक्चर चाहिए मुझे वही बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अब इसे क्या कर सकते हैं? लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर तो ज़रूर करना भाई। ये तो मेरी तरफ से आपका रिक्वेस्ट है, मेरी तरफ से आपका, है ना। बस मैं यही चाहता हूँ आप दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। बाकी ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप चाह रहे हो कि हाँ कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आ रहा हो, मैंने जो क्वेश्चन कराया आपको अच्छा लग रहा हो, आप इसे सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ईमानदारी से आप ऐसे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।